हेलो गाइस, आप सभी को गुड इवनिंग। एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पलक। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग पहले जान लेते कि सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और कोशिका और उसके अंदर मौजूद सारी चीजें, ठीक है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेल, कोशिका। और स्टडी ऑफ सेल को जो है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ बैकग्राउंड में एक इमेज है, ये सेल का इमेज है। ठीक है, तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये राउंड सा, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, या फिर न्यूक्लियस बोल लो। उसके बाद आपको ये से फ्लैप्स दिख रहे हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनेल है, ये कोई ऑर्गेनेल है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऐसे रेशे दिख रहे होंगे, ये एक ऑर्गेनेल है। फिर ये गोल्जी है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कैन यू रिकॉल, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको कितने सेल्स देखने को मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब है बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, कितने? बिलियंस और ट्रिलियंस। कितने सेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, कम ज्यादा। ठीक है, जैसे हम बैक्टीरिया देखते हैं, प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइप एंड स्पीसीज इट डिपेंड्स टोटली ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसका जवाब है माइक्रोस्कोप। माइक्रो माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, आपने अपने स्कूल में या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत ही सेल से यानी कि कोशिका से होती है। अगर कोशिका ही नहीं रहेंगी तो जीवन नहीं आएगा। जैसे कि मान लिए कि एग प्लस स्पर्म, एक प्लस फॉर्म, ये भी सेल ही है, ये फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, इस जाइगोट के डेवलप से ही, इस जाइगोट के डेवलपमेंट से ही, डेवलपमेंट हाँ, डेवलपमेंट से इंडिविजुअल बनता है। तो एक सिंगल सेल कैसे एक बड़े से इंडिविजुअल या स्पीसीज को लेके आ रहा है, स्पीसीज। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है। यानी ये जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, एक सेल से। ये आपका स्ट्रक्चर भी बनाएगा और आपके सेल को फंक्शन भी बताएगा कि कैसे क्या परफॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स दिखाए गए हैं। ये जो है ये प्लांट सेल है और ये जो दूसरा है ये एनिमल सेल है। ये इमेज मैंने ली है महाराष्ट्र बोर्ड सोल्यूशन.com से। तो यहाँ कुछ ऑर्गेनेल्स के लेबलिंग दिए हुए हैं, देख लीजिए। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये जो बाहरी परत है ये है सेल वॉल। उसके बाद ये जो अंदर की लेयर दिख रही है आपको ये वाली, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेंटर ऑफ द सेल में है ना, ये बिल्कुल छोटा सा पर्पल कलर वाला, ये है न्यूक्लियोलस। ये जितना भी ग्रीन आपको दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है गोल्जी बॉडी। ओके, उसके बाद ये देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में रहता है। उसके बाद ये है वैक्यूल। ओके, सेम कुछ ऑर्गेनेल्स डिफरेंट है लेकिन एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। देखिए ये जो है ये वेसिकल है, एंडोसाइटोसिस कर रहा है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। इतनी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये आपको चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको डिटेलिंग में ऑर्गेनेल, उसका लोकेशन और उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो पहले है सबसे पहले न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले है न्यूक्लियस। तो ये जो है बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। इसका काम होता है डीएनए स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटी एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखना। यानी कि आपका जो डीएनए है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है जिससे आपको आइडेंटिटी मिलती है, उसको स्टोर करके रखने का काम न्यूक्लियस करता है। सेल आपका कौन सा काम करेगा, जिंदा रहेगा या नहीं, मर जाएगा, ये सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पी का मतलब है प्लांट और ए का मतलब है एनिमल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, P is equal to plant and A is equal to animal. Okay guys, don't be confused. तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल और एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी का फॉर्म है। एटीपी इज इक्वल टू एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। जब हम ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तब वहां ये चीज आई जाएगी। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अब ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, याद रखना। इसका काम होता है कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सन, यानी कि सन से एनर्जी लेना, सनलाइट को लेना, फूड प्रोडक्शन करना और फोटोसिंथेसिस करवाना। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट में फूड प्रोडक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है या फिर प्रोसीजर है उसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन को बनाना। सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम भी दोनों यानी कि प्लांट एज वेल एज एनिमल में प्रेजेंट रहता है। तो पेरोक्सीजोम का काम क्या है? वेस्ट को मेटाबोलाइज करना, यानी कि उसको टुकड़ों में कर देना, फिर फैटी एसिड्स और दूसरे कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटो यानी कि सेल और स्केलेटन यानी कि ढांचा, सेल का ढांचा। ये भी दोनों प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट रहता है। इसका काम होता है सेल को स्ट्रक्चर देना, शेप देना और मूवमेंट में मदद करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल भी दोनों में ही ये स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट है cytoplasm. Cytoplasm is also present in both animals and plant cells. Okay, cytoplasm is home of all cell organelles, यानी कि सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जितने भी सेल के अंदर के अवयव है ना, वो इसी साइटोप्लाज्म में, इसी फ्लूइड में रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, एनिमल सेल में नहीं होता। तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है दोनों में ही यानी कि प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट रहता है। गोल्जी का काम है पैकेजिंग करवाना और प्रोटीन की प्रोसेसिंग करवाना। प्रोसेसिंग यानी कि मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ओके, नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम मेनली एनिमल्स में रहते हैं, प्लांट में बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लाइजोसोम क्या करते हैं? चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लाइजोसोम को हम जो है सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बहुत प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है? कंट्रोल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कौन सी चीजें अंदर या बाहर जाएंगी सेल के, इसका कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन के हाथ में होता है। इसलिए हम उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल सेल में। अब उसमें आपको दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक होता है RER, दूसरा होता है SER। ठीक है,
RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पे जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो स्टडेड होते हैं, यानी कि अभी आपको रफली एक डायग्राम से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये, और यहाँ से ऐसे न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस, और ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो राइबोसोम है ना ये इस पे ऐसे चिपके हुए रहते हैं, तो उसकी वजह से वो रफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाना और उसकी प्रोसेसिंग करवाना, ठीक है। और लिपिड बनाने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन करवाना और माइटोसिस करवाना। और लास्टली ये ऑर्गेनेल है फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला। ये कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है और ये जो है मूवमेंट में काम करवाता है, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे सेल को आपको कट करके दिखाया गया कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल रहते हैं। तो ये जो सेंटर में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ इन्होंने गलत मेंशन कर दिया है, उल्टा कर दिया है इन्होंने, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है और यहाँ जो इन्होंने न्यूक्लियोलस लिखा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद ये लाइजोसोम है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूबुल्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई है ना ये अटैचमेंट में काम करवाते हैं, अटैचमेंट, ठीक है। और ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है ये एक टाइप से साइटोस्केलेटन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो देखिए यहाँ पे सेपरेटली दिखाया है न्यूक्लियस, गोल्जी, माइक्रोट्यूबुल्स, वैक्यूल्स, के बाद ER, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में जो है हमें अभी डिटेल में स्टडी करनी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपके बुक का है। तो देखिए ये कंपोनेंट्स है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है या नहीं, या प्लांट सेल में है कि नहीं वो देखिए। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, cell wall present only in plants but absent in animal cell. Next, centriole present only in animal but not in plant cell. Next is plastid absent in animal but present in plant. Next is nucleus which is present in both animal as well as plant cell. Next is vacuole. Vacuole is also present in both the cells. Okay. The next organelle is Golgi complex present in animal and plant cell. Next is mitochondria which is present in both the cell types. So we must study each and every part of the cell to understand the processes occurring within the cells. ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी इस चैप्टर में, सेल को डिटेल स्टडी करना है। ओके, तो क्या लगेगा E2B यानी कि आइज, ईयर्स एंड ब्रेन एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है सेल वॉल। ओके,
तो देखिए क्या लिखा है, इट इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ अल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। जो सेल वॉल है हमें इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि अल्गी में, फंजाई में और प्लांट में देखने को मिलेगी। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल, यानी कि जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती। लैक का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल वॉल इज एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल जो है ना एक इलास्टिक यानी कि स्ट्रेचेबल और स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहरी परत में मौजूद रहती है। अब सेल वॉल जो है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। आफ्टरवर्ड्स पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर नीड। अब अगर मॉडिफिकेशन में ऐसा लगता है कि कहीं पे लिग्निन को ऐड करना है, सुबेरिन को करना है, क्यूटीन को करना है, तो वो उस सेल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि वो सेल किस ऑर्गेनेल का है या किस ऑर्गेनिज्म का है या उसकी नीड कहाँ है, तभी इन पॉलीमर्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फंक्शन पूछा जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर टू सपोर्ट and protect the cell by preventing entry of excess water in the cell। यानी कि सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन, उसके साथ सपोर्ट एंड स्टॉप एक्सेस वाटर एंट्री। ठीक है, इतने का एक सेल वॉल के ड्यूटी में होती है। देखिए यहाँ यहाँ सेल वॉल की डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो देखिए ऊपर वाली आपके बुक की डायग्राम है, तो यहाँ पे देखो ऊपर में जो है मिडल लैमेला का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मिनट गाइस, लेट मी टेक द हाइलाइटर। दिस इज मिडल लैमेला। ठीक है, अब ये मिडल लैमेला क्या होता है, दो सेल जो होते हैं ना प्लांट सेल, उनके बीच की जगह को हम मिडल लैमेला बोलते हैं। स्पेस बिटवीन टू सेल्स। स्पेस बिटवीन टू सेल्स। ओके, तो ये होता है मिडल लैमेला। उसके बाद ये देखिए इतनी जगह जो है ये प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला है ये हेमिसेलुलोज है, ये पेक्टिन है, ये सेलुलोज के फाइबर्स है, ये सोल्यूबल प्रोटीन्स है, और ये जो येलो वाला दिख रहा है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये डायग्राम आपके बुक की बुक, और ये वाली डायग्राम जो है ये मेरी तरफ से। देखिए ये प्लांट सेल है ऐसे जुड़कर, ये जो है इस वाले हिस्से को जूम करके बताया गया है। तो देखिए ये लेयर, ये लेयर, और उसके बीच में जो ये लेयर आएगा ना, ये है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। तो फिर क्या बोल रहा है, देखो ये मिडल लैमेला है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी सेल हुआ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें यहाँ प्रेजेंट है पेक्टिन, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन प्रोटीन एंड सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आगे नेक्स्ट कंपोनेंट है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके गाइस, ठीक है। तो हाँ, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज थीन, फ्राजाइल
एंड इलास्टिक कवरिंग सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। अब सेल वॉल कैसी है, थिन है, फ्रजाइल है, फ्रजाइल यानी कि मूविंग या फिर डायनामिक, ठीक है। जो इलास्टिक यानी कि स्ट्रेचेबल कवरिंग है, जो सेल के कंपोनेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, वो सिर्फ 2 फॉस्फोलिपिड्स की लेयर से बना हुआ है, जिसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है एम्बेड है यानी कि धसे हुए हैं, ठीक है। तो फिर जैसे ये डायग्राम देख लीजिए, ये ऊपर वाली एक लेयर है, ये नीचे वाली दूसरी लेयर है, और ये जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये प्रोटीन है, ठीक है। अब ये धसे हुए हैं, या देखो ये भी बीच में धसा हुआ है ऐसा वाला, ठीक है। तो ऐसे ये बाई लेयर का रहता है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। तो फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? सिलेक्टिवली परमिएबल membrane, as it allows some substance to enter the cell while prevents other substance। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, मान लीजिए ये आपकी एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, ठीक है। ये क्या करेगी, कुछ चीजों को अपने यहाँ से जाने देगी और कुछ चीजों को यहीं से वापस दे देगी। इसलिए यूज एंट्री टू फ्यू, ओके। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इसीलिए इसको हम सेमी परमेबल बोलते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम करता है कि भैया अगर तेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है तभी तू स्कूल के अंदर एंट्री ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड पहनकर ही स्कूल में एंटर होता है, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आपको एंट्री नहीं मिलती। ओके गाइस, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, साल्ट एंड ऑक्सीजन एंटर द सेल एंड CO2 एग्जिट द सेल। अब ये सेमी परमिएबल होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल के लिए जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे पानी हो गया, साल्ट हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, इस सेल के अंदर जाते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, ये सेल को छोड़कर बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। ओके, so last point is what, if any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane। तो अब क्या होता है कि सेल के बाहर का अगर वातावरण बदल भी रहा है तो उस सेल के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सेल को जो है एक ही एनवायरमेंट में बैलेंस बना के रखने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। तो अपनी ड्यूटी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी तो आपकी बॉडी में जो है गड़बड़ाहट हो जाएगी। तो ये जो मेंटेनेंस वाली ड्यूटी है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, इस मेंटेनेंस की प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अगर होम्योस्टैसिस कौन मेंटेन करता है, तो सिंपली इट इज मेंटेन बाय plasma membrane। Okay guys, here, so this is known as homeostasis। Next is, this is the clear image of plasma membrane। So once I will explain it, then you will understand totally about that। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसमें से 2 टेल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं साइड में ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ बना देती हूँ मैं, ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो हेड है हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर लविंग, और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक, तो पानी से बड़ा डर रहता है यानी कि वाटर हेटिंग, या फिर लिपिड लविंग बोल लो, लिपिड लविंग, ठीक है गाइस। तो फिर उसके बाद हमने कुछ प्रोटीन्स के बारे में भी बोला था। तो देखिए ये प्रोटीन जो है चैनल का काम कर रहा है, ये रास्ता दे रहा है। देखिए यहाँ से ओपनिंग है ना, यहाँ से ओपनिंग है, ये चैनल का काम करेगा। ये प्रोटीन पेरीफेरी पर है, अंदर के बाजू साइटोप्लाज्मिक साइड में, इसलिए इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों लेयर में धसा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये गोले जैसा है इसलिए इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोला गया है। ये देखिए ये कुछ रेशे दिख रहे हैं,
मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था ये साइटोस्केलेटन है सेल के स्केलेटन का। अब ये भी देखिए ये प्रोटीन ही है, ये भी एक टाइप का प्रोटीन ही है, लेकिन ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। अब इसको अल्फा हेलिक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा 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 राउंड 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 है, एंड ये ऐसे घूम के आ रहा है। उसके बाद ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना हेक्सागोनल बॉक्सेस मॉलिक्यूल्स, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ लिपिड्स पर जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हैं, कहीं ये देखिए इस लिपिड पर जुड़ा है, इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर ये प्रोटीन पर जुड़ा रहेगा ना तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन, इज ग्लाइकोप्रोटीन। वही कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स इज ग्लाइकोलिपिड। ओके, एंड वन मोर पॉइंट, या फिर नोट बोल लो, कोलेस्टेरॉल मेंटेन्स द fluidity of plasma membrane। ठीक है guys? अब प्रोटीन्स कई प्रकार के हो सकते हैं। अब फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलने का क्या कारण है, बड़ा सवाल। अब इसको बाइलेयर बोलने का क्या ही सवाल है, क्यों, बाय मतलब टू, लेयर मतलब तो आपको परत ही समझ में आ। तो ये जो लिपिड्स है ना, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये एक लेयर है, और ये दूसरी लेयर एक सैंडविच जैसा प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, कैन यू टेल हाउ अ सब्सटेंस ट्रैवल इन द सेल, कोई भी अगर चीज को सेल के अंदर जाना होगा तो कैसे जाएगा। अब यहाँ पे हम दो एक्टिविटीज पढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए ये ऐसी एक्टिविटीज है सेल की, एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, इसमें सेल की जो है एनर्जी लगती है, यानी कि इसमें एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है, जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है वही एनर्जी यहाँ पे काम करती है। तो एंडोसाइटोसिस देखिए क्या हो, अब देखिए यहाँ पे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ ऐसे धस रही है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको रिसीव करेंगे, उसी को हम रिसेप्टर बोलते हैं। ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ जुड़ जाएंगे इसके लिगैंड्स। ठीक है, लिगैंड जुड़ गया, अब देखिए ये यहाँ फिक्स हो गया, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच ऑफ होने लग गई है। ठीक है, देखिए पिंच ऑफ होते 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 पूरी तरीके से ये जुड़ गई और यहाँ टूट गई। अब इसके पिंच ऑफ होने में, ठीक है, पिंच ऑफ होने में यानी कि टूटने में एक प्रोटीन काम करता है, इसका नाम है डायनामिन। ठीक है, तो ये देखिए अब ये पूरी तरीके से सेल के अंदर में आ चुका है, इनसाइड द सेल। अब ये जो वेसिकल है ना, इसको हम एंडोसाइटिक वेसिकल बोलते हैं या फिर एंडोसाइटोटिक वेसिकल, क्योंकि ये एंडोसाइटोसिस करके आया। एंडो यानी कि अंदर की तरफ आना या फिर एंट्री लेना। वही देखिए
एक्सोसाइटोसिस यानी क्या, एक्सो यानी कि एग्जिट, ठीक है, और एंडो यानी कि एंट्री। तो हाँ, तो एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोसाइटोसिस में देखिए सेल के अंदर की चीज जो है बाहर की तरफ जाएगी। तो ये वेसिकल में भर के कुछ मॉलिक्यूल्स आए हैं, जब हम बाहर की तरफ भेजते हैं तो उनको सीक्रेटरी वेसिकल बोलते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर से सीक्रेट होकर यानी कि बनकर जाती है। फिर देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रही है, ठीक है, जुड़ गई, फ्यूज हो गई, और इसके अंदर का कंपोनेंट पूरी तरीके से बाहर आ गया। यही होती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसका मेन पॉइंट ये है कि इनमें एनर्जी लगती है, चाहे वो बाहर जाए या अंदर आए, एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है एंडोसाइटोसिस का और एक डिटेल बहुत सुंदर सा डायग्राम है, प्यारा प्यारा। आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे डिटेल में क्लासेस मिलते रहे, और इस पर जल्दी ही सीनियर और जूनियर क्लासेस के भी लेक्चर्स लॉन्च होने वाले हैं। तो आपके अगर छोटे भाई बहन है या कोई सीनियर नोन है तो आप उनको भी अपडेट दे सकते हैं। सो नाउ वी कंटिन्यू विद द एंडोसाइटोसिस। So now endocytosis. Endocytosis is what to gulp or engulf food and other substances from outer environment. यानी कि बाहरी environment से, बाहरी एनवायरमेंट से जो है अंदर की तरफ किसी चीजों को लेना। अब देखिए ये ग्रीन वाले जो बॉल्स हैं या कुछ भी मॉलिक्यूल्स बोल लो आप इनको, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ही बोलना अच्छा रहेगा क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स साइंस की भाषा में बहुत अच्छा शब्द लगता है। तो ये मॉलिक्यूल्स को क्या हो, इसकी जरूरत सेल के अंदर है, लेकिन ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। डू नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनको लाने का जरिया क्या है, ये जो है ना वेसिकल एक व्हीकल का काम करता है, एक वाहन के जैसे कि इन पैसेंजर्स को बिठा के अपने अंदर वो सेफली पहुंचा देता है सेल के अंदर अपने टारगेट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जुड़ने लगे हैं अभी, और धीरे 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 ये पिंच ऑफ होके यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ऐसा एक वेसिकल एंडोसाइटोटिक वेसिकल, ठीक है, ऐसे फॉर्म में ये इनको लेकर आएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। हाँ, तो एक्सोसाइटोसिस इज व्हाट टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, यानी कि किसी तो ऐसी चीज जो हमें जरूरत नहीं है उन चीजों को सेल से बाहर भेज। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो सीक्रेटरी वेसिकल है क्या है, सीक्रेटरी वेसिकल, ये अपने अंदर कुछ चीजों को लेके आया जिनकी जरूरत हमें नहीं है या इसका काम कहीं और है। इसने क्या किया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो है अपनी सारी चीजें जो है बाहर के एनवायरमेंट में रिलीज कर रिलीज आउट ऑफ द सेल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है प्रोसेसेस दोज दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। अब ऐसी प्रक्रियाएं जिनको काम करने के लिए सेल की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, यानी कि नो एटीपी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक O2 एंड CO2। अब डिफ्यूजन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आ सकते हो या जा सकते हो, इसमें दोनों प्रक्रियाएं साइमल्टेनियसली चलते हैं, या तो एंट्री करवाएगा या तो एग्जिट करवाएगा। बट डिफ्यूजन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच सॉलिड मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। मैं यहाँ आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, it is defined
as movement of solute from high concentration to low concentration. ठीक है, तो ये डिफ्यूजन का डेफिनेशन है। तो यहाँ हम इसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी ये मॉलिक्यूल्स, ये आपका लिपिड बाइलेयर है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके बाहरी एनवायरनमेंट में देखिए कितने सारे ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलो, और साइटोप्लाज्म के अंदर इसका अमाउंट अभी बहुत कम है। अब ये क्या करेगा, हाई से लो की तरफ। हाई कहाँ है, यहाँ है। हाई यानी कि ज्यादा अमाउंट होना, और लो यानी कि बिल्कुल जहाँ कम हो, लो। ठीक है, लो, ये लो एनवायरनमेंट है। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने घर में किसी एक कोने में अगरबत्ती लगाएंगे तो उसकी खुशबू जो है पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, पूरे रूम में आपको थोड़ी देर में उसकी खुशबू आने लगती है। जैसे आप परफ्यूम लगाओ और आप बाहर जाओ, किसी के पास से गुजरो, तो आपके परफ्यूम की खुशबू जो है उस इंसान को भी आने लगती है। ठीक है, तो यह है डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से मॉलिक्यूल्स कितने लेवल तक डिफ्यूज हो सकते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हिटिंग। ठीक है, वाटर हिटिंग मॉलिक्यूल जैसे कि O2, CO2, नाइट्रोजन, ये डायरेक्टली क्रॉस करते हैं। ये एरो जितना आपको डार्क दिखेगा ना उतना ही परमिएबल है, यानी कि वो जा सकते हैं। मेम्ब्रेन परमिएबल यानी कि डायरेक्टली इनको कोई नहीं रोकेगा, भैया तू आ जा अंदर। प्रिंसिपल की गाड़ी को देख के कोई हाथ नहीं दिखाता कि तू अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टली आ जाए। नेक्स्ट है स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। देखिए इनमें से जो है परमिएबल तो है, लेकिन सम पास बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन भी चलेगा और ऑस्मोसिस भी चलेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है हम आगे भी 2 मिनट में पढ़ लेंगे। उसके बाद है लार्ज चार्ज मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, इस पे चार्ज होगा। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ये जो एरो है ना रिटर्न वाला, यानी कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वापस भी आ सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं कि 100% जाए। जैसे कि अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज रिलीज कर रही हूँ तो यहाँ से सिर्फ 25 ही जा सकते हैं, 75 लौट कर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 75 चले जाए लेकिन 25 वापस आ जाए, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी, पूरा 100 का 100 नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं पहले केस में बात करूँ, हाँ ठीक है, इस केस में 100% ट्रांसफर होंगे। ठीक है, सो इसमें देखिए पोलर चार्ज में, लार्ज वाले में मेम्ब्रेन मोस्टली इम्पर्मिएबल, यानी इनको डायरेक्टली नहीं जाने देगा। इनको भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, देखिए ये वाली, ये जो चैनल्स है ना, ये ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट है आयंस, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, ये सब भी इम्परमिएबल होते हैं। इनको भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत होती है प्लाज्मा में को क्रॉस करने। गॉट इट। तो आगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है एक टाइप का स्पेशल डिफ्यूजन ही है, लेकिन हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि सॉल्यूट मूव करता है, लेकिन ऑस्मोसिस में जो है वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट with more water to a part with less water through a selectively permeable membrane is osmosis. It is physical process with three possibilities. यानी कि देखिए
यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। ए बी, तो देखिए ए और बी, तो अब देखिए यहाँ पे पानी तो ज्यादा है ना, मॉलिक्यूल्स कम है तो वाटर ज्यादा है, तो पानी की जरूरत इधर है, तो पानी क्या करेगा, ए साइड से बी के तरफ स्विच कर जाएगा और ज्यादा उधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ये जो रेड लाइन है ये आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिख रहा है कि इसमें से सॉल्यूट क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्यूट कैन बी लिक्विड और गैस और सॉलिड। अब आपका एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या मजरा है ये मैं बता देती हूँ। एक ग्लास है, इसमें पानी है, वाटर, ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे शुगर और साल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा सोल्यूट। क्लियर बात। तो अब ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए जो है, हाँ और एक पॉइंट है यहाँ मैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ओके, ये बात याद रखना, ठीक है। अब ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, टोनिसिटी, ठीक है। आज मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगी, इसका डिटेल वर्जन हम कल के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें आपको हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक ऐसे 3 सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, और इनमें प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे रिएक्ट करता है ये भी हम कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और रिवीजन ट्रैक टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।